हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन में। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 लॉ ऑफ मोशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एक बोर्ड एग्ज़ाम और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार से जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे बोर्ड परीक्षा में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो हम उनको इजीली कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस सेशन को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी और भी वीडियो आपके पास इजीली पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट में आंसर इन सभी चीज़ों का कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। और आपको अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब जो हमारा न्यूटन साहब थे, उन्होंने 3 लॉ दिए, 3 नियम दिए। उनमें से कौन सा लॉ है वो इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, मतलब जड़त्व के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग फट से कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा लॉ जाना जाता है। तो हम इसको बिना देर किए करते हैं। फर्स्ट लॉ, ये कौन सा लॉ था? ये हमारा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन, सेम चीज है। ठीक है, बस इसमें इनर्शिया पूछा, इसमें आंसर फर्स्ट लॉ था। इसमें फर्स्ट लॉ पूछा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इनर्शिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनर्शिया हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसी तरह से हमारे बोर्ड एग्जाम में किधर से भी हम लोगों को क्या कर सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग को क्वेश्चन के अनुसार से घूमना फिरना नहीं, हम लोग को सीधे एम पे फोकस करना है और सीधे जो राइट आंसर होगा उसको हम लोगों को टिक करके आना है। तो आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ विच क्वांटिटी ऑब्टेन थ्रू न्यूटन सेकेंड लॉ। इसका मतलब यह है कि जो सेकेंड लॉ है न्यूटन का, जो दूसरा नियम है, उसके अनुसार से हम कौन से क्वांटिटी को मापते हैं, कौन से क्वांटिटी को ऑब्टेन किया गया था, कौन से क्वांटिटी को खोजा गया था। तो वो क्या था? जो सेकेंड लॉ था उसके अनुसार से क्या निकाला गया था? वो था फोर्स। ठीक है, जो न्यूटन साहब थे वो अपने दूसरे नियम से, पहले नियम से क्या निकाले? पहला नियम से जड़त्व निकाले। ठीक है, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया एंड सेकंड लॉ विच इज नोन एज फाउंडर एंड ऑब्टेन्ड ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब पहले लॉ में इनर्शिया खोजे, दूसरा लॉ में क्या खोजा गया? दूसरा लॉ में फोर्स खोजा गया। फोर्स कैसा होता है और किस प्रकार से इसका डिफिनेशन होता है और कैसे इसको डिफाइन किया गया है, ये कौन सा लॉ में है? ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ में है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन है टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच लॉ ऑफ न्यूटन, विच लॉ ऑफ मोशन इज दिस। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी हर एक की जो एक्शन होता है, हर एक क्रिया होता है, उसके विपरीत एक क्या होता है? उसके विपरीत और बराबर, मतलब उसके विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में, और इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इसका जो रिएक्शन है, मतलब इसका जो प्रतिक्रिया है, वो किस लॉ के द्वारा होता है? तो हम लोग इस न्यूटन का जो एक विश्वविख्यात, एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन which is action and reaction is equal but in opposite direction। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ है ना, क्या हो जाएगा हमारा?
जो इक्वल होगा, मतलब एक्शन और रिएक्शन जो दोनों इक्वल और अपोजिट होगा, कौन सा नियम में होगा? थर्ड नियम के अनुसार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर व्हाट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, मतलब थर्ड लॉ के अनुसार जो हमारा एक्शन और रिएक्शन है वो क्या है? एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? तो सिंपली अभी हमने तुरंत ही इसके पहले इसके ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने बात किया कि जो भी एक्शन रिएक्शन होता है थर्ड लॉ में क्या होता है? इक्वल होते हैं। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है इसमें भी कि ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ठीक है, और क्या होता है? और होता है कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट होता है। क्या होता है? डायरेक्शन कैसा होता है? डायरेक्शन होता है जो अपोजिट होता है, मतलब विपरीत दिशा में होता है, उल्टा दिशा में होता है। अगर ये इधर से फोर्स काम करेगा तो एक इधर से करेगा, F1 इधर से तो F2 इधर से। इस यही कौन सा है? ये हमारा थर्ड लॉ है। ठीक है, ये हमारा कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूटन्स व्हिच लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत ही एक तरह से क्या उसको बोलते हैं, अंदर से लिया गया सवाल है, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है? इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या? न्यूटन्स व्हिच लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, मतलब देखिए ये कोई इमेजिनरी नहीं था। क्या था? इमेजिनरी नहीं था, ये रियल चीज था। जैसे हम लोगों ने इनर्शिया देखा, तो इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है? डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है, ये जो सेकेंड लॉ, इसका जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, कौन सा सेकेंड लॉ? वो क्या है? जो हम लोगों ने उससे बल का मतलब फोर्स का जिससे फॉर्मूला ऑब्टेन किया वही क्या है? जो फोर्स का फॉर्मूला ऑब्टेन किया वही हमारा क्या है? रियल लॉ ऑफ मोशन है। किसका रियल लॉ ऑफ मोशन है? न्यूटन का। ठीक है, कौन सा? सेकंड लॉ। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला वाला लॉ, कंप्लीट सेकंड लॉ। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा है? 7 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज क्या है? क्या है इसका सेकंड लॉ? इसका सेकंड लॉ ये है कि जो संवेग है हमारा, जो मोमेंटम है, जो मोमेंटम में चेंजिंग होगा वो क्या होगा? चेंजिंग का जो रेट होगा चेंजिंग का मोमेंटम में, वही हमारा क्या है? सेकंड लॉ है, मतलब जो फोर्स है। तो यहाँ से हमारा जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ से हमारा क्या निकल के आया है कि F बराबर dP बाई dt। ठीक है, इसको इरेज कर दे। इसमें हमारा क्या है? जहाँ P क्या है? P को हम लोग जानते हैं कि ये मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम। और dP का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम। dP का मतलब चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। इसी प्रकार से T क्या है? T हमारा टाइम है। ठीक है, और dt का मतलब क्या है? dt का मतलब है चेंज इन टाइम। क्या है? चेंज इन टाइम। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। बहुत ही इजी, इससे इजी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो ये बहुत ही इजी है। तो इसमें क्या है कि मास एंड वेलोसिटी मतलब सीधा mv, m से मास, v से वेलोसिटी। mv क्या होता है? mv इजली हम लोग सभी जानते हैं कि जो भी mv है वो क्या है? मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम है। मतलब mv जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा मोमेंटम हो जाएगा।
इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब हमारा जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट का मतलब जो गुना होगा, जो गुना करने के बाद में जो हमारा क्या है रिजल्टेंट आएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा mv हो जाएगा, मतलब मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़े आगे की क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय। तो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, ये देखा कि F बराबर dp बाई dt, ठीक है, dp बाई dt। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, तो चेंज इन जो ये मोमेंटम है वो क्या गिवन बाय होगा, इसके बराबर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू F इंटू डी टी, मतलब F इंटू टाइम, ये क्या हो जाएगा हमारा, मतलब P मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आप लोग कमेंट में आंसर बताते रहिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इज इक्वल टू dp, विच इज इक्वल टू dp, मतलब dp का मतलब क्या है, dp का मतलब जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, dp का मतलब क्या है। dp का मतलब है, dp का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो जो चेंज इन मोमेंटम है उसके बराबर में होता है, क्या होता है, जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, वो एक और चीज क्या है जो जिसको dp के बराबर में माना जाता है, वो क्या है हमारा इम्पल्स है, क्या है इम्पल्स है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट इज इट इज कॉल्ड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, और इजी के साथ साथ क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब कि वह चेंज नहीं करना चाहता है, वो वैसे ही अपने जैसा था वैसा ही रहना चाहता है, मतलब वह अपने पूर्व अवस्था में रहना चाहता है। रेजिस्ट का मतलब अपने जो अवस्था उसी को रहना चाहता है, उसमें उसको छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। इन देयर स्टेट, ठीक है, इन देयर स्टेट, वो छोड़ना नहीं चाहता है उसका स्टेट को, ये क्या कहलाता है, मतलब जब वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ये क्या है, ये हमारा सिंपल सा है, कौन सा है, ये एक सिंपल सा इनर्शिया है, क्या है इनर्शिया है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इनर्शिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो फॉलोइंग में ऑप्शन, चलिए ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, ऑप्शन ले लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा ऑप्शन ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, और ऑप्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और ऑप्शन में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आप लोग फट से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा, और जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है आप लोगों का आंसर सही ही होगा। वो कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इसको हम कंजर्व करके नहीं रख सकते हैं, इसको हम एक साथ संयोजित करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये तभी होगा जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ टकराएंगे और उनके बीच जो बल उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगा, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। तो इसके साथ में हम अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्स ऑफ क्या है हमारा, ए फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन एक्ट ऑन
ये क्या है, एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज। इसमें सिंपल सा क्या करना है, हम लोग को ये दिया हुआ कि जो फोर्स है वो कितना है, एफ बराबर कितना है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ था एफ बराबर कितना है हमारा 0.04 है, और एम बराबर कितना है हमारा 1 kg है, ठीक है, ये न्यूटन। एम बराबर कितना है हमारा 1 kg है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब त्वरण निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम एक्सेलरेशन वाला लगाएंगे, एफ बाई एम। अब ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया है, सिंपल सा एफ बराबर एम ए होता है, तो यहाँ से हमने ए बराबर एफ बाई एम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से सभी का मान पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एफ का मान कितना हो गया 0.04 बाई एम का वैल्यू हो जाएगा 1 kg। तो यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा है त्वरण, हमारा त्वरण यहाँ से क्या आ जा रहा है 0.04 न्यूटन पर केजी, ठीक है, न्यूटन पर केजी। ये हमारा क्या आ गया, हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या है, जो सर्कुलर मोशन में जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसका मान क्या होगा, उसका मान क्या होगा, मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है ए कॉर्क इज फ्लोटिंग ऑन वाटर द नेट फोर्स ऑन कॉर्क इज, जहाँ एम सी मतलब मास है, किसका मास है, कॉर्क का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है। तो जब भी कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी तरल के ऊपर फ्लोट करता हो, तैर रहा हो, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स होगा, अप्लाइड नेट फोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसमें हमारा कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एकदम इजीली हम लोगों का इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहें, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और बने रहें हमारे साथ प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन में। और अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इस सभी क्वेश्चन का आंसर भी भेजें, ताकि वो भी कुछ देख सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। थैंक यू।